जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की। और जानदार शानदार क्लास आपको बता रहा हूँ, बहुत गजब की क्लास चल रही है। और जो बच्चे नहीं देख रहे हैं ना, अपने जीवन में एक तरीके से पीछे होते जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, गुरुकुल उन्नति से पढ़ने का मतलब है भरोसा। भरोसा यानी सफलता की गारंटी। कंटेंट वो मिलेगा जिससे सिलेक्शन होगा। क्या कंटेंट वो मिलेगा जिससे सिलेक्शन होगा। यहाँ मनोरंजन वाला काम नहीं है। यहाँ मनोरंजन, इधर अगर सोच रहे हो कि नहीं सर मनोरंजन, ऐसा नहीं मिलेगा। कुछ कुछ नहीं होगा मनोरंजन जैसा। इधर पे केवल कंटेंट मिलेगा। आप रहोगे और हम रहेंगे, और हमारे बीच में ये प्रश्न रहेंगे जानदार शानदार से। इन्हीं चीज़ों के बीच में वार्ता चलती रहेगी, वार्ता विमर्शता होती रहेगी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, आपके जीवन में ये सुनहरा कर लेने का काम करेंगी। मैं बार बार कहता हूँ, अगर कुछ चीज़ें आप जीवन में अच्छी डाल लेते हो तो वो परिवर्तन देखने को मिलेगा। शायद आपको वो परिवर्तन ही, क्या शायद वो परिवर्तन ही आपको एक मुकाम पर हासिल, एक बड़ा मुकाम हासिल करा दे। लोग बाग क्या करते हैं ना कि नहीं, इस चैनल से पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, वो सर। अरे यार ठीक है यार, मैं सबका सब बढ़िया है, सब बढ़िया। मैं कभी भी किसी भी टीचर की बुराई नहीं करता हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, सारे टीचर बेस्ट होते हैं अपने आप में। लेकिन देखो, हर एक चीज़ का औहदा होता है। यहाँ पर दोनों लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। जहाँ पर हमें इस बात की चाह है कि आप लोगों को बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे तो हम सफल होंगे, यानी यूट्यूब पर नाम होगा मेरा। ठीक है, मेरा ये लॉजिक है। देखो, सबका स्वार्थ होता है इस जीवन में, याद रखना इस बात का। जीवन में हर एक व्यक्ति का स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के तो समझ लेना, आप समझ लेना, बिना स्वार्थ का तो कोई कोई भी काम कोई नहीं करता। मेरा स्वार्थ सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ, खुले खुले बोल रहा हूँ, आपको बेस्ट कंटेंट दूँ, आपको बढ़िया पढ़ाऊँ, जिससे मेरा यूट्यूब की दुनिया में नाम बढ़िया बड़ा ब्रांड बन सके। लॉजिक समझ में आ रहा है? और आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए बेनिफिट ये होगा, मैं कर रहा बेहतरीन गजब वाला कंटेंट दूंगा तो आपकी जॉब हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा, है ना। और बीच वाले जो है दांत निकालते रह जाएंगे। चिंता नहीं करना है, बढ़िया तरीके से जानदार शानदार तरीके से गुरुकुल उन्नति से जुड़ना है। वनडे की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको बता दें, अगर कहीं जी के जीएस में दिक्कत हो रही है तो जोड़ो यार, मजा आ जाएगा। कंटेंट बहुत दे दूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। क्योंकि मैं कहता हूँ, आपकी सफलता हमारी पहचान, और यही है गुरुकुल उन्नति की शान। बढ़िया तरीके से पढ़ो और आगे बढ़ने का काम करो। ठीक है, चलें पहले प्रश्न की ओर चलें। आज का प्रश्न बहुत गजब का जानदार शानदार रहने वाला है, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक सुनहरा कल लाने का काम करेगा। अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न आपके सामने आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। वो कह रहा है कि बताओ, बहुत लिख लो, छपने वाला प्रश्न लिख लो, छपने वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है बेटा। लिखो, छपेगा, लिखो बेटा, एग्जाम में छपेगा। वो कह रहा है कि बताओ, किस गवर्नर जनरल के काल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त की बात करी जा रही है भाई साहब, तो बता दो। किसी को पता है कि ना सर पता तो था लेकिन अब याद नहीं आ रहा? तो याद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने चीज़ों को डिटेल से नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? चीज़ों को डिटेल से नहीं पढ़ा, इसीलिए दिक्कत हो रही है। आप लोगों की चीज़ों के लिए सुविधा कर रहा हूं मैं, चिंता मत करो। लेकिन मुझे भी तो दिखना चाहिए कि नहीं, आप लोग भी समर्थन कर रहे हैं गुरुकुल उन्नति का, तब तो जाके कुछ मजा आएगा। क्या? तब तो जाके कुछ मजा आएगा। तो बताओ, पहले का आंसर क्या हो जाएगा? कहना सर लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका आंसर हो जाएगा। क्या आपके मन में विचार आया कि हर अंग्रेज के पीछे ये लगा रहता कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस कॉर्न, क्या होता सर ये कॉर्नवालिस? देखो बेटा, कॉर्नवालिस की बात करें तो कॉर्नवालिस लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब क्या होता है? लॉर्ड की बात करें, आपके मन में विचार आना चाहिए कि सर ये लॉर्ड का मतलब क्या होता है। तो लॉर्ड का मतलब होता है स्वर्ग से। क्या लिख रहा हूं मैं? देखो इधर पे, स्वर्ग से, स्वर्ग से उतरा, स्वर्ग से उतरा हुआ, स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक, स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक, सेना नायक, है ना। लॉर्ड का मतलब होता है स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक। इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, है ना। अगर बात करें डलहौजी, तो डलहौजी के द्वारा क्या करवाया गया? कहना सर डलहौजी की बात करें तो इन्होंने क्या करवाई थी? ट्रेन। क्या? ट्रेन को चलवाने का काम किया था। किसको? ट्रेन को चलवाने का काम किया था। इसके अलावा आपको बता दें क्या किया था? राज्य हड़प नीति। क्या? कहना सर राज्य, राज्य हड़प, राज्य हड़प, राज्य हड़प, ऐसे लिख सकते हैं इसको, राज्य हड़प। थक जाते बेटा, पूरा दिन हो जाता पढ़ाते पढ़ाते। राज्य हड़प, राज्य हड़प, राज्य हड़प, हड़प नीति, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लाई गई थी? कहना सर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लाई गई थी? डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। आपको बता दें, इसके अलावा अगर इसकी बात करेंगे तो सिविल सर्विस, सिविल सर्विस की शुरुआत या सिविल सर्विस का जनक, सिविल, सिविल तो लिखा ही नहीं है, ठीक है लिख तो दिया। सिविल सर्विस, सिविल सर्विस का जनक, सिविल सर्विस का जनक किसको कहा जाता है? कहना सर अब यहां पर फंस गया क्वेश्चन।
क्या यहाँ पर फंस गया क्वेश्चन, सिविल सर्विस का जनक किसको कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन में लिख रहा हूँ, आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए कॉर्नवालिस। क्या क्या है ऑप्शन? कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन देखो डलहौजी, दूसरा ऑप्शन डलहौजी। दूसरा ऑप्शन क्या है? डलहौजी। तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन रख दे रहा हूं मैं कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग। और चौथा ऑप्शन रख दे रहा हूं इनमें से नहीं, इनमें से नहीं। चौथा ऑप्शन रख दिया इनमें से नहीं। तो अब क्या लगाएंगे? ये क्वेश्चन है आपके सामने कि बताओ सिविल सर्विस का जनक किसको कहा जाता है। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन रखा, तो बताओ इसमें से क्या लगाएंगे आप आंसर में। केनस्तर पढ़ा तो हमने दोनों ही है, कॉर्नवालिस भी पढ़ा और डलहौजी भी पढ़ा। यही है डिटेल से ना पढ़ने का नतीजा, समझ लो इस बात को। तो याद रखिएगा जब भी वो कहे कि बताओ सिविल सर्विस का जनक किसको कहा जाता है और ऑप्शन में दोनों रहता है तो कॉर्नवालिस को टिक करना है। अगर कॉर्नवालिस नहीं है तब जाकर आप डलहौजी को टिक कर सकते, कहीं कोई समस्या नहीं है। यही है गुरुकुल उन्नति की विशेषता, चीज़ों को कंटेंट को गहराई में बदल खोद खोद कर पढ़ाने का काम करता है, याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो अगर बात करें किस गवर्नर जनरल के काल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, कहना सर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था और इसको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी बहुत गजब का प्रश्न है। वो कह रहा है हरित हरित ग्रह प्रभाव किस गैस के कारण होता है। क्या बात है, बहुत मक्खन वाला प्रश्न है और लिख लो, कहीं ना कहीं गजब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जल्दी से बताओ, तुम लोग बताओ पहले तो, है ना, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। देखो ये लिख रहे हैं सुमन जी, लिख रही हैं सुमन जी, क्या लिख रही हैं? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने जीवन में बड़ा करने का प्रयास करोगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। इसको CO2 के नाम से भी जानते हैं। क्या? CO2 के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या होता है? सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है CO2। क्या होता है? सूत्र होता है जिसका नाम क्या है? CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी इस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसका रासायनिक नाम कार्बन डाइऑक्साइड है, सूत्र क्या है? CO2 है। अगर ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो O2 है, नहीं ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन की जल्दी से बताओ, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H होता है। इस बात को भी याद रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी जिन जिन विद्यार्थियों के द्वारा दिया गया इसका करेक्ट आंसर, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कह रहा है बताओ संविधान सभा की पहली बैठक। क्या बात है, मैं तो कई बार बता चुका हूं संविधान सभा की बैठकों के बारे में। अब यहाँ पे लिखे दे रहा हूं संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक की बात करेंगे तो पहली बैठक कब हुई थी? कहना 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 में, है ना। और इसकी अध्यक्षता किसने करी? अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहने वाले थे, है ना। लिख देगा पूरा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। अगर बात करेंगे दूसरी बैठक कब हुई थी, कहना सर 11 दिसंबर को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। और ये क्या था? स्थायी अध्यक्ष। यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष तो कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, है ना। अगर बात करेंगे बताओ तीसरी बैठक कब हुई थी, तो बेटा तीसरी बैठक जो हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर को। कितने को? 13 दिसंबर को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 कब हुई थी? 1946 को हुई थी। और इसमें उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्तुत करी गई थी। मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। मैं क्या बता चुका हूँ? पिछली क्लास में इस चीज़ को बता चुका हूँ। इस बात को याद रखिएगा आप, है ना, बढ़िया तरीके से। अगर बात करें संविधान सभा की बैठक कहाँ पर हुई थी, कहना पहली कहीं पे बैठक कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में भी कहाँ पे बेटा? दिल्ली में सेंट्रल हॉल में। कितने बजे हुई थी? कहना सर 11 बजे। कितने बजे हुई थी बेटा? दोपहर के 11 बजे ये बैठक हुई थी। इस बात को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसको छपने वाले प्रश्नों की श्रेणी में आप रख लेना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कह रहा है बताओ चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार की बात कर रहा है। इस बात को याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के कौन सलाहकार
सलाहकार। सलाहकार, चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे? जल्दी से बताओ, कौन नहीं जानता इस जग में, हम लोग पढ़ते रहते हैं। किसके बारे में? चाणक्य के बारे में। कहते हैं कि अगर बुद्धि पानी है तो चाणक्य जैसी पाओ, है ना। चाणक्य वाला दिमाग लगाओ, तब जाके जीवन में सफलता मिलेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जामिनर भी इसी तरीके से बुद्धि लगा रहा है, चाणक्य वाली। क्या? चाणक्य वाली। तो आप भी चाणक्य वाली बुद्धि लगाएंगे, हार्ड वर्क नहीं, क्या करेंगे? हार्ड वर्क नहीं करना है, याद रखिएगा। यहाँ पर हार्ड वर्क की जगह क्या करना है? जल्दी से बताओ यार, हार्ड वर्क की जगह क्या करना है? जल्दी से बताओ, स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि हार्ड वर्क के लिए मजदूर थोड़ी ना है यार। जस्ट समझो यार, मजदूर थोड़ी ना है ना। हार्ड वर्क नहीं करना है, क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं यार अपन लोग, है ना। इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चाणक्य की बात हो रही है यहाँ पर। सलाहकार कौन था? चाणक्य था। इन चाणक्य की वजह से ही एक नॉर्मल सा, एक समझ लो, एक साधारण व्यक्ति पूरी राज्य गद्दी पर, आपको बता दें, राज्य गद्दी यानी मौर्य वंश के साम्राज्य का महान शासक बनने का कार्य किया। मैं आपको बार बार कहता हूँ, अगर आपका मित्र बहुत अच्छा है, आपके आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, तो आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को याद रखिएगा। बहुत बढ़िया तरक्की आप करेंगे। जैसे कि मान लो आप करोड़ों अरबपतियों के बीच में रहते हैं, तो अगर आप अरबपति ना होगे तो करोड़पति तो हो गई, है ना। करोड़पति तो हो गई। अगर आप पतियों के बीच में रहोगे तो करोड़पति तो होगे ही होगे। और अगर आप समझ लो कि ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो केवल 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 6,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो आपकी इनकम भी उतनी ही होगी। आप समझ लो, याद रखिएगा। सोच बड़ी रखो, सोच बड़ी रखो, अच्छे लोगों के साथ संगति रखो, और फिर देखना यार क्या बेहतरीन तरीके से चीजें देखने को मिलती है। इस बात को याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलें अगले प्रश्न की ओर, कि वो कह रहा है कि बताओ मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। कौन सी होती है बेटा? लीवर होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है, यानी यकृत होती है। अगर बात करें यकृत की बात करो, तो सबसे अधिक मात्रा में कोशिका विभाजन, लिखो बेटा, सबसे अधिक मात्रा में कोशिका विभाजन, विभाजन, कोशिका विभाजन, सबसे अधिक मात्रा में कोशिका विभाजन किस में होता है? कहना सर यकृत में होता है। सबसे अधिक होता है बेटा, लिख लो, सबसे अधिक कोशिका विभाजन किस में होता है? यकृत में होता है। इस बात को याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा अगर बात करेंगे अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है? अधिवृक्क क्या होती है? आपने देखा होगा हमारे पास किडनी होती है। क्या होती है? किडनी होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? सेम के बीच के समान होती है। कैसी होती है? सेम के बीच की। ऊपर जो टोपी लगी रहती है, इस टोपी को ही क्या बोलते हैं? इस टोपी को ही क्या बोलते हैं? इस टोपी को बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? हम अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? कहना सर एक कौन सी होती है? कहना सर यकृत होती है। कौन सी होती है? यकृत होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस बात को याद रखिएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि बताओ पृथ्वी की नाभि कि नाभि किसे कहा जाता है? क्या बात है यार, बहुत मजा क्वेश्चन, जानदार शानदार क्वेश्चन है कि पृथ्वी की नाभि किसको कहा जाता है? क्या पृथ्वी की नाभि किसको कहा जाता है? कहना सर पृथ्वी की नाभि अगर बात करेंगे तो भूमध्य रेखा को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। भूमध्य रेखा को जिन जिन विद्यार्थियों के द्वारा ऑप्शन नंबर ए बताया गया है, वो कहीं ना कहीं एक तारीफ के काबिल है, तारीफ के पात्र बन जाते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपको बता दें कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों को नाम बता दीजिए आप जल्दी से। भारत में कर्क रेखा से गुजरने वाले, लिख ही दे रहा हूं, भारत में कर्क रेखा से, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, गुजरने वाले राज्यों को आप लोग हमें साझा करके बताएंगे, है ना। जल्दी से बता दो, आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? सबसे छोटे ग्रह की बात कर रहे हैं। छोटा यार, छोटा, इत्तू सा, इत्तू लप्पू, वो डायलॉग याद है? लप्पू सा सचिन, लप्पू लप्पू सा सचिन वाला डायलॉग याद है ना। बोलना उसको आवे ना, बड़ा ट्रेंडिंग में चलाता है ये, है ना। बोलना उसको आवे ना, लप्पू सा सचिन, है ना। बोलना उसको आवे, ऐसा ट्रेंडिंग में चला था। फिलहाल वो छोड़ो। यहाँ पर देखो सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? कहना सर सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। कौन सा है? बुध है। अगर मैं शुक्र की बात करूँ तो पृथ्वी की बहन कहे, क्या कहे? क्या कहे? पृथ्वी की बहन कहे, पृथ्वी की बहन कहे, पृथ्वी का भाई कहे, पृथ्वी का चाचा कहे, भतीजा कहे, कुछ भी कहे। जो चाचा है वो भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा, कुछ भी कहे, तो सब में क्या टिक करना है? शुक्र को टिक करना है। इस बात को बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जिन विद्यार्थियों ने ए लगाया है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ कौन सी धातु ध्रुव,
कौन सी धातु द्रव अवस्था, सॉरी बेटा, द्रव अवस्था। दिमाग की जो नसें हैं ना खिंच रही हैं, क्या दिमाग की नसें खिंच रही हैं? दिन भर हो जाता पढ़ाते पढ़ाते, खोपड़िया है ना, ये काम करना बंद कर देती, क्या बताएं। लेकिन आप लोगों के लिए प्रयास हम हमेशा करते रहेंगे और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। बताओ कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कहना सर पारा पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 है तो करेक्ट आंसर तो है, लेकिन यहाँ पे धातु की जगह अधातु लिख दे। मैंने कल की कक्षा में भी शायद बताया था कि बताओ अधातु, अधातु कौन सा है? कहना सर ब्रोमीन। कौन सा है? ब्रोमीन। ब्रोमीन ये क्या है? अधातु। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में पाए जाने वाला ये क्या है? अधातु है। और धातु की बात करेंगे तो पारा है, इस बात को याद रखेंगे। अगर बात करेंगे धातु का सबसे अच्छा सुचालक, सुचालक, धातु का सुचालक, धातु का सुचालक की बात करेंगे, धातु का सुचालक की बात करेंगे, सुचालक, धातु के सुचालक की बात करेंगे तो कौन सा होता है? कहना सर सोना होता है। सबसे ज़्यादा सुचालकता किस में होती है? गोल्ड में, यानी सोने में होती है। और उसके बाद किस में होती है? चांदी में होती है। उसके बाद किस में होती है? चांदी में होती है। इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, है ना। आशा करते हैं कि चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही हैं। अगला प्रश्न देखो, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखो बेटा, भारत रत्न की बात करें, खेल में भी दिया जाता, कला में भी दिया जाता, विज्ञान में भी दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहा है कि बताओ परमाणु बम के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या बात है यार, बहुत मस्त क्वेश्चन है, क्या बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मक्खन वाला क्वेश्चन है। कौन सा? मक्खन वाला क्वेश्चन है कि बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि परमाणु बम की बात कर रहे हैं, परमाणु बम की बात कर रहे हैं। परमाणु बम किस पर डिपेंडेंट है? परमाणु बम किस पर डिपेंडेंट है? कहना सर नाभिकीय, 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 यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, किस पर डिपेंडेंट है? कहना सर नाभिकीय, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इस बात को याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं विखंडन का मतलब क्या होता है, जब दो पार्टिकल्स टूटकर हीट जनरेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? विखंडन बोलते हैं। जब दो पार्टिकल्स टूटकर हीट जनरेट करते हैं तो उसको विखंडन कहते हैं। जबकि संलयन नाभिकीय विखंडन से भी कहीं ज़्यादा क्या होता है? अधिक खतरनाक होता है, अधिक क्या होता है? पावरफुल होता है, अधिक पावर वाला। अधिक पावर वाला कौन सा होता है? नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो पार्टिकल्स जुड़कर हीट जनरेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम नाभिकीय संलयन बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। न्यूटन के नियम, अरे जो चाचा हैं अपने, क्या ये तो चाचा हैं अपने, न्यूटन से तो ऐसा प्रेम भाव है जैसे जैसे संबंधी, क्या घर के आदमी हो, समझ रहे हो, घर के आदमी हो, ऐसे संबंध है इनसे न्यूटन चाचा से, है ना। तो इनको हम चाचा कहते हैं, प्यार से क्या बोलते हैं? चाचा कहते हैं। इन्होंने 3 नियम दिए, न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, है ना। और समीकरण के बारे में बता दूंगा किसी और क्लास में। अगर बात करूँ संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार, क्या बात है भाई साहब, ये वो अधिकार है, सबको मिलना तो चाहिए, लेकिन शिक्षा के बाद रोजगार भी मिलना चाहिए। भारत की बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ पर सुनो, यहाँ पर सुनो, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का बड़ा दुर्भाग्य है जहां पर लोग एक तरफ शिक्षा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, शिक्षा चाहिए, पढ़ना चाहिए। हम लोग कह रहे हैं एक तरफ बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पढ़ने के बाद उनको रोजगार का पता नहीं होता है। जहां पर बच्चे रोजगार के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर उनको लाठियां बरसाई जाती हैं। कई बार देखा हो अपना, कई एग्जामों में देखा होगा, किसी ना किसी एग्जाम में ऐसी दुर्घटना देखने को मिल जाती, किसी के सभी एग्जामों का यही हाल है। रेलवे का तो खासकर ऐसा मोटिव बना है कि भाई साहब जब तक तो पहले तो पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद एग्जाम की लड़ाई करो, और लड़ाई के बाद भी फिर उससे कहो कि भाई सही तरीके से पेपर करा लो। ये बड़ा दुर्भाग्य है भारत का, जहां पर एक तरफ कहते हैं कि शिक्षा सबका अधिकार होना चाहिए, मूल अधिकार है, ये चीजें हैं वो चीजें हैं, यानी शिक्षा के लिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं। और जहां पर रोजगार की बात आती है तो लोग ऐसे ऐसे भूल जाते हैं जैसे रोजगार जैसा क्या होता, क्या रोजगार जैसा क्या होता, ऐसी 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 बातें करने लगती लोग, है ना। और रोजगार के नाम पर वहीं पर हमारे मोदी जी और अलग लेवल पर कहते हैं रोजगार क्या है, ठेला लगा लो, भजिया तल लो। अरे यार गजब बात है, जहां पर तुम 5000 स्कूलों को मर्ज करा रहे हो, 5000 स्कूल मर्ज कराने की बात कह रहे हो, है ना, कह रहे हो कि रोजगार, रोजगार यानी जो 5000 स्कूल बीटेक आपको बता दें बीटीसी करे हैं, बीएड करे हैं, उनको क्या करेंगे? भजिया तलेंगे। क्या करेंगे? भजिया तलेंगे, क्योंकि 5000 स्कूल को तुमने खत्म ही कर दिया, क्या मर्ज कर दिया, 5000 स्कूल की धज्जियां उड़ा दी तुम लोगों ने। और उसके नाम पर भी क्या करेंगे? प्राइवेट करेंगे, हम रेलवे को प्राइवेट करेंगे, इसको प्राइवेट करेंगे। हमें तो आप बेटा, हमें तो आपको बता दें मोदी जी भाई साहब, हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, आप तुम इतनी सी बात बता देना, इतनी सी बात बता दो, इतनी सी बात बता दो, प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा होता है। मैं कह रहा हूँ आप 10 दिन काम करके देखोगे, ऐसे निचोड़ लेंगे आपको, ऐसे 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 निचोड़ लेंगे आपको, और सैलरी देंगे ना के बराबर। क्या देंगे? सैलरी देंगे ना के बराबर। मूल अधिकार में आपने पढ़ा, मूल अधिकार में शायद अगर आपने देखा हो तो बहुत अच्छा है, ना देखा हो तो टाइपराइटर से कह दीजिएगा, अपने साथ में जो बैठते हैं ना उनसे, अधिकारियों से कह देना कि मूल अधिकार में बताया गया कि आपको बता दें
कि आपको ये दरें दी गई हैं, दरों के अंतर्गत आता है। उसमें बताया गया कि भाई आप एक व्यक्ति से अधिक मात्रा में वर्क नहीं ले सकते, अधिक मात्रा में काम नहीं ले सकते। लेकिन तुम लोग तो प्राइवेट सेक्टर में जाके देखो सर, एक बार निचोड़ देंगे तुम्हें, क्या निचोड़ देंगे। और भारत की बेरोजगारी, और आपको बता दें बेरोजगार इतने ज़्यादा लोग हैं कि जहाँ पर कोई व्यक्ति 4,000 में काम कर रहा है तो वहीं पर 3,000 वाला व्यक्ति आ जाएगा, कहेंगे अरे हम तो 3,000 में कर देंगे। और जो प्राइवेट कंपनी वाला होगा वो 4,000 से नहीं करवाएगा, वो 3,000 से करवाएगा, निचोड़ देगा। वो तुम्हारे पास ऑफर रहेगा कि भाई वो बंदा 3,000 में कर रहा, तुम कर रहे कि नहीं कर रहे। अब उसकी सारी की मजबूरी है कि 3,000 में काम करना पड़ेगा। यहाँ पर बड़ी बड़ी धांसलें दी जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि नहीं शिक्षा पढ़ लो, ये करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा करो वैसा करो। मैं कहता हूँ मूलभूत अधिकार कुछ नहीं है। आपकी सरकार अगर रोजगार दे दे बच्चों को तो भाई साहब वो अपर लेवल पर काम करेंगे, क्या अपर लेवल पर काम करेंगे। लेकिन नहीं, भारत का जितना भी बढ़िया लोग हैं, जितने भी बढ़िया बढ़िया अच्छे लोग हैं पढ़ने लिखने वाले, विदेश में जाएंगे, क्या विदेश में जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, बढ़िया तरीके से वहां पर वर्क करेंगे और उनके देश का नाम रोशन करेंगे। और भारत केवल केवल कंपैरिजन करेगा पाकिस्तान से कि पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने वैसा कर दिया, पाकिस्तान से भारत देश इसलिए अच्छा है। अरे भाई गटर से कंपैरिजन नहीं किया जाता, क्या गटर से कंपैरिजन नहीं किया जाता। कंपैरिजन हमेशा अपने से बड़े वालों का किया जाता। ऐसा नहीं कि तुम गटर को देख रहे, अगर गटर को देखोगे तो गटर ही बन जाएगा, भारत की भी स्थिति यही हो जाएगी, है ना। आपको देखना है बड़े लेवल, विकसित देशों को देखोगे तब जाकर जीवन में आपको बता दें भारत की स्थिति सुधार होगी, अन्यथा तो भैया नैया डूबी डुबाई है। इतिहास में कहा जाता है कि इतिहास कहती है कि मैं अपने आप को रिपीट करूंगी, भारत की स्थिति ऐसा ना हो जाए कि भारत फिर से गुलामों की जंजीरों में जकड़ जाए। इस बात की मैं जब भी चर्चा करता हूं तो मन बड़ा दुखी होता है। फिलहाल ठीक है, छोड़ो यार, क्या ही कह सकते हैं इन लोगों के बारे में, छोड़ो, है ना। फिलहाल अपने क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की बात करें संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो आपको बता दें आर्टिकल नंबर 20A के बारे में इसमें दिया गया है। अगर मैं बात करूं 14 से 18 के बीच में किसका अधिकार है, जल्दी से बताओ। मेरे सिर से नहीं हो, जल्दी से बता दो 14 से 18 के बीच में किसकी चर्चा करी गई। कहना सर 14 से 18 की बात कर रहे हैं ना सर, आपने बताया था पहली कक्षाओं में, क्या पुरानी कक्षाओं में आपने बता रखा है, लेकिन हमें याद ही नहीं है। क्या हम सर पढ़ते ही नहीं है, ढीठ है, निर्लज है, पापी है सर, क्या है। कहना सर हम लोग ढीठ निर्लज पापी है, हम लोग को कुछ आता नहीं है। आप तो सर कितना भी पढ़ा दो। कहना सर हम लोगों के अंदर कोई असर नहीं होगा, है ना। इस बात को हम भी जानते हैं, क्या इस बात को तो हम भी जानते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे पूछ लूं ऐसे ही कि बताओ भैया 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार क्या है, समानता का अधिकार। 14 से 18 के बीच में क्या बताया गया है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार बताया गया है, समानता का अधिकार बताया गया है। इस बात को याद रखिएगा बढ़िया तरीके से। अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 19, अगर मैं बात करूं कि बताओ आर्टिकल नंबर 19 में किसकी चर्चा करी गई है, आपको बता दें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसकी बेटा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऐसा लिख लो बढ़िया तरीके से, है ना। प्रयास करेंगे कि आपको कंटेंट बहुत जानदार शानदार दे दें। ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये तो अब मैं लिखवा दी, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 के ए में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलो बेटा, अगला प्रश्न देखो, अगला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, ये आप लोग मुझे कल की क्लास में होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूँ। होमवर्क है ये आपके लिए, बताओ कमेंट में बढ़िया तरीके से आंसर दो कि भाई आखिर क्या है, आखिर भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, ये आप लोग बताएंगे कमेंट की क्लास में, क्योंकि जरूरी है यार। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ही नहीं करूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आ रही कि नहीं आ रही। उसके लिए भैया ये रहा आपके पास क्वेश्चन, ये कमेंट बॉक्स में, और ये पहली स्लाइड में पहले ही क्वेश्चन रख लेंगे कल की क्लास में, यहीं से चर्चा करेंगे और उसकी चर्चा आगे को बढ़ाते चले जाएंगे। बढ़िया लग रही क्लास, जानदार लगी, शानदार लगी तो यार लाइक शेयर ठोको ना, पता नहीं क्या करते रहते हो, दोस्त हो बिल्कुल ही, है ना। तो जल्दी से बढ़िया लग रही चीज़ें तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मार्केट में तहलका मचा दो कि भाई साहब गुरुकुल उन्नति पे सम्राट सर आ गए हैं, मजा बांध देंगे आपके लिए, आपके जीवन के लिए और आपके सफलता के लिए। वो काम करेंगे जो शायद कोई बड़े चैनल जो है वो कभी सोच भी नहीं सकते, वो करके दिखा देंगे हम, है ना। चिंता नहीं करो, क्योंकि वहां पर आपकी सफलता भी नहीं, हमारी सफलता भी मिक्स है ना। मैं कह रहा हूँ जहाँ स्वार्थ रहेगा वहां पर चीजें बहुत बढ़िया होंगी। आपका स्वार्थ, आपका सिलेक्शन और मेरा स्वार्थ, यूट्यूब पर एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा ब्रांड बनना, बस चीजें ठीक है, बढ़िया लगे। आप हमारा सपोर्ट, मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, देखते हैं बहुत बढ़िया होगी चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं किसी और क्लास में, अगली क्लास में, किसी और क्या अगली क्लास में मिलते हैं जानदार शानदार तरीके से, है ना। बढ़िया रहो, आगे रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ना।